नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आज से अजरबैजान के बाकू में भारत सहित 200 से अधिक देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में ले रहे हैं भाग। वैश्विक स्तर पर तापमान में बढ़ोतरी को सीमित करने के लिए पेरिस समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा। प्रधानमंत्री ने कबाड़ निस्तारण से 2364 करोड़ की राजस्व प्राप्ति को बताया प्रशंसनीय। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का पोस्ट साझा करते हुए लिखा, प्रशंसनीय। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 5.97 लाख से अधिक स्थलों पर चलाया गया विशेष स्वच्छता अभियान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिदिन पौधारोपण के संकल्प के साथ रांची के हेहल में लगाया पौधा। वृक्षारोपण प्रदूषण को करता है कम, पेड़ पर्यावरण को करते हैं सुरक्षित और हवा की गुणवत्ता को बनाते हैं बेहतर। दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में निरंतर वृद्धि। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के पार। रोजाना की तरह कई इलाकों में दिखी धुंध की चादर। जहांगीरपुरी में AQI 409, वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में। और अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आज से अजरबैजान के बाकू में शुरू हो रहा है। वित्तीय सम्मेलन के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे 2 सप्ताह के इस कार्यक्रम में ये सुनिश्चित करने पर विचार करेगा कि जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले सबसे अधिक असुरक्षित देशों में इसके नए आर्थिक लक्ष्य को कैसे हासिल किया जा सके। इसमें भारत सहित 200 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और वैश्विक स्तर पर तापमान में बढ़ोतरी को सीमित करने के लिए पेरिस समझौते को आगे बढ़ाने पर एक साथ मिलकर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों से निपटने की सामर्थ्य मजबूत करने और विकासशील देशों के लिए समर्थन जुटाने के संबंध में भी बातचीत की जाएगी। समस्या का समाधान सामने होने के बावजूद विकासशील देशों में निवेश की कमी है, इसलिए माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर इस सम्मेलन से मजबूत आर्थिक स्थिति के नए युग का शुभारंभ हो सकता है। भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संबंधी संसाधनों तक पहुंच अत्यंत आवश्यक है। भारत ने जलवायु परिवर्तन के मामले में वित्तीय ढांचे के निर्माण में अब तक प्रमुख भूमिका निभाई है, ताकि इससे जुड़े प्रयासों को अपनाने और इसमें लगने वाली आवश्यक धनराशि की कमी को दूर किया जा सके। बाकू में भारत जलवायु परिवर्तन के संबंध में वित्तीय व्यवस्था के लिए मात्रा के आधार पर नया सामूहिक लक्ष्य निर्धारित करने की मांग करेगा। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में ये संकेत दिया गया है कि पेरिस समझौते की वचनबद्धताएं पूरी करने के लिए 2030 तक भारत को लगभग $2.5 लाख करोड़ रकम की जरूरत पड़ेगी। विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान कबाड़ निस्तारण से 2364 करोड़ रुपए के राजस्व मिलने को प्रधानमंत्री ने सराहनीय बताया है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को पोस्ट साझा करते हुए कहा, प्रशंसनीय। कुशल प्रबंधन और सक्रिय कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने से इस प्रयास के अच्छे परिणाम मिले हैं। ये दर्शाता है कि कैसे सामूहिक प्रयासों से स्वच्छता और आर्थिक विवेक दोनों को बढ़ावा देकर स्थायी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। दरअसल केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा 2021-24 के दौरान चलाए गए विशेष अभियानों में कबाड़ के निस्तारण से 2364 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि विशेष अभियान 4.0 भारत का अपना अलग तरह का सबसे बड़ा अभियान है। स्वच्छता का संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए भारत का सबसे बड़ा अभियान है और इसमें
कई बेहतरीन अभ्यास एवं उपलब्धियां देखने को मिली हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विशेष अभियान के तहत 5.97 लाख से अधिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाए गए और इसके परिणाम स्वरूप प्रभावी कार्यालय उपयोग के लिए 190 लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई। इसके साथ ही जितेंद्र सिंह ने विशेष अभियान 4.0 के तहत केंद्रीय सचिवालय में लंबित मामलों में आई कमी की सराहना की, जिसमें अधिकांश मंत्रालयों विभागों ने 90 से 100% लक्ष्य हासिल किए। उन्होंने सभी अधिकारियों से पूरे वर्ष विशेष अभियान 4.0 की गति को जारी रखने और इसे जीवन का तरीका बनाने का आह्वान किया। क्रैप था जो हम समझते थे कि ज़ाया हो गया, जिसको हम जंक बना करके फेंक देते थे। जब उसको मार्केट में उसकी वैल्यू ढूंढने की कोशिश की गई तो उसने 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक अभी तक आमदन का साधन बना है। और ये सफल हुआ कि मोदी जी ने कॉन्सेप्ट दिया होल ऑफ गवर्नमेंट, वन गवर्नमेंट, कि सभी जब मिलजुल करके काम करेंगे, जो एक समन्वय के साथ एक सामूहिक प्रयास रहे, कोलैबोरेटिव एफर्ट, तो उसके ये नतीजे रहेंगे। और साथ ही साथ मुझे लगता है इसमें समाज के लिए भी संदेश है, इकोनॉमी जनरेट करने का, दूसरा वेस्ट टू वेल्थ, और तीसरा रीसाइक्लिंग ऑफ द वेस्ट, जो आधुनिक समय में, आने वाले समय में एक बड़ी प्राथमिकता के विषय रहेंगे। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिदिन पौधारोपण के संकल्प के क्रम में रांची के हेहल में स्थित कृषि विभाग प्रसार प्रशिक्षण केंद्र में पौधा रोपा। उनका ये कदम इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। पेड़ पर्यावरण को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। यदि अधिक पेड़ लगाए जाएं तो दुनिया का पर्यावरण रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान बन जाएगा। वृक्षारोपण प्रदूषण को भी कम करता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित होता है। पेड़ लंबे समय तक पर्यावरण में योगदान देते हैं, जिनमें हवा की गुणवत्ता में सुधार, जलवायु सुधार, जल संरक्षण, मिट्टी को संरक्षित करने और वन्य जीवों का समर्थन करना शामिल है। वन हमारी धरती के फेफड़े हैं। पेड़ हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अधिक वृक्षारोपण से ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है। और नवंबर में किसी भी फसल की बुआई करना बेहद अच्छा माना जाता है। किसानों द्वारा रबी फसल गेहूं, चना, अलसी, मसूर, आलू की बुआई शुरू कर दी गई है। लेकिन किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसमें निश्चित समय पर और तय मात्रा में उर्वरकों का छिड़काव बहुत जरूरी है। ऐसे में आलू की खेती करने की तैयारी कर रहे किसानों के लिए कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि आलू कंद वाली फसल होती है, इसलिए इसमें ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता होती है। इसमें प्रति हेक्टेयर की बात करें तो 150 किलो नाइट्रोजन यानी यूरिया की जरूरत पड़ती है। फास्फोरस यानी DAP या SSP से जिसकी पूर्ति की जाती है उसमें 80 किलो फास्फोरस होना चाहिए। वहीं पोटेशियम क्लोराइड यानी पोटाश की पूर्ति करना आवश्यक होता है। अधिकांश किसान पोटाश नहीं डालते हैं। पोटाश आलू के आकार को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए बीज की किस्म के अनुसार, मृदा की जांच के अनुसार 40 से 60 किलो पोटाश का इस्तेमाल बुआई से विभिन्न खादों के साथ में करना चाहिए। आलू में नैनो DAP का उपयोग आसानी से कर सकते हैं, जिसमें 15 लीटर पानी की टंकी में 75 ml नैनो DAP मिलाकर आलू के बीज का शोधन या उपचार कर सकते हैं। फिर इसको सीधा खेत में लगा दें। विशेषज्ञों का कहना है कि जैविक तरीके से अगर आप आलू की खेती करते हैं तो इसमें आपकी ज़मीन को सामान्य pH की मिट्टी में 100 किलो चूने की डस्ट और 50 किलो नीम पाउडर या 200 किलोग्राम नीम की पत्तियां मिलाकर पहले छिड़क कर खेत को जोत कर छोड़ दें। वहीं देसी तरीके से आलू का बीज उपचार करने के लिए 15 लीटर साफ पानी में 1 किलो चूना पत्थर डालकर करीब 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर आलू बीज को करीब 10 मिनट के लिए इसे पानी में डाल दें। इसको निकालकर बाहर फैला दें और फिर इस आलू बीज को लगाएं। किसान आलू फसल की अच्छी पैदावार के लिए संतुलित जैविक खाद के रूप में 15 टन पची हुई गोबर की खाद, 600 किलोग्राम जैव पोटाश और 3 टन वर्माफॉस या फास्फोरस कंपोस्ट प्रति एकड़ के मान से मिलाकर फिर बुआई करें।
और धनिया की मांग घरेलू किचन में साल भर रहती है। ये सब्जी के स्वाद को बढ़ाने में मददगार होता है। इस फसल का व्यापार करना अच्छा माना जाता है। किसान इस फसल की खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं। हालांकि इसकी खेती के लिए ज़रूरी हो जाता है कि इससे जुड़ी सारी जानकारी आपके पास हो, ताकि आप अच्छी उपज कर मोटी कमाई कर सकें। मौसम के लिहाज से देखें तो इसकी खेती का सबसे अच्छा समय सितंबर के अंत और नवंबर के शुरू में होता है। इस समय आप धनिया की बुआई करते हैं तो आप बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि बाजार में अच्छी कीमत मिल जाती है। किसान आज बड़े पैमाने पर धनिया की खेती कर रहे हैं, साथ ही भिंडी भी बड़े पैमाने पर उपजाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि धनिया की बुआई सितंबर महीने के अंत में करते हैं, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम तो रहता है लेकिन ज़मीन गर्म रहती है। इसके लिए हम लोग एक बार सिंचाई कर देते हैं। जैसे ही सिंचाई करते हैं खेत ठंडा हो जाता है। इसके बाद जुताई, कोड़ाई और सिंचाई करके इसकी बुआई कर देते हैं। पटवन से बीज अंकुरण में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। 12 दिन की जगह 15 दिन अंकुरण में लग जाते हैं। हालांकि इस समय मांग ज़्यादा रहती है। इसे 40 दिन के बाद उखाड़ा जा सकता है। एक सीज़न में 1 एकड़ में अगर सब सही रहा तो 45 से 48 क्विंटल तक उपज हो जाती है। वहीं खर्च की बात की जाए तो इसकी खेती में कुछ ज़्यादा खर्च नहीं है। कुल देखा जाए तो 1 एकड़ खेती करने में 20 से 21 हज़ार रुपये खर्च पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी मांग सालों भर रहती है। इसके कई गुणकारी लाभ हैं। इसे लोग चटनी के रूप में, सलाद के रूप में, अचार के रूप में भी उपयोग करते हैं। इसकी मांग चाहे शादी का सीजन हो, गर्मी का मौसम हो या ठंड, हमेशा बनी रहती है। ऐसे में टमाटर की खेती करना किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभकारी फसल है। इसे लगाने के लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना सही माना जाता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि टमाटर की खेती करने के लिए सही तरीका क्या है और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। टमाटर एक ऐसी फसल है जिसे किसान साल में 2 बार लगा सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी बार के लिए ये अक्टूबर और नवंबर का महीना अच्छा रहता है। इसके लिए किसानों को गहरी जुताई वाले हल से खेत तैयार करना चाहिए। इसके साथ ही खेत में नमी का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। खेत में बीज लगाने से पहले खेत में चूना और इसके साथ ही बीटा क्लोरपिड दवाई का छिड़काव खेत में करें। इससे फसल बीज खराब होने का कारण कम हो जाएगा। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 200 ग्राम से 250 ग्राम बीज की ज़रूरत होती है। अगर बीज हाइब्रिड है, अगर देसी बीज है तो 700 ग्राम बीज ज़रूरी है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर पौधा ट्राई में तैयार करते हैं तो इसके लिए कॉकपिट और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। अगर किसान भाई संकर बीज का उपयोग कर रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर, इसके साथ ही पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही समय समय पर नमी को देखते हुए पानी का छिड़काव बीज पर करें। जब पौधा 32 दिन का हो जाए फिर उसे खेत में अच्छे से लगा दें। और भारत का कृषि क्षेत्र भविष्य में बड़े पीढ़ीगत बदलावों के लिए तैयार है। भारत का युवा नई तकनीकों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने की तैयारी कर रहा है। भारतीय छात्र एक बार फिर कृषि और कृषि से जुड़े विषयों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। साथ ही टिकाऊ कृषि, खाद्य उत्पादन में तकनीकी नवाचार जैसी वैश्विक मांगों को सीखने बड़ी संख्या में छात्र विदेश पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। छात्र कृषि तकनीक के माध्यम से सटीक कृषि, एग्रीकल्चर साइंस और फूड साइंस के क्षेत्र में यूरोपीय संघ द्वारा संचालित फार्म टू फोर्क रणनीति और कनाडा के कृषि खाद्य पायलट योजनाओं से बड़ी संख्या से जुड़ रहे हैं। फॉरेन एडमिट्स के सह संस्थापक निखिल जैन बताते हैं कि 2020 के बाद से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए पूछताछ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2023 में कृषि कार्यक्रमों के बारे में पूछताछ में 75% सालाना वृद्धि देखी गई है। उन्होंने बताया कि छात्र कृषि को एक नए नजरिए से देख रहे हैं, जो कि तकनीकी आधारित है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को जोड़ती है।
वहीं लिवरेज बीज के संस्थापक अक्षय चतुर्वेदी ने दार्जिलिंग, गुंटूर, मेरठ और नासिक जैसे शहरों का उदाहरण देते हुए बताया कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में रुचि दिखाने वाले छात्र अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, लेकिन इनमें से टियर 2 से 3 शहरों से आने वाले छात्र ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद शहद उत्पादन में प्रदेश भर में पहला स्थान रखता है। वहीं मशरूम उत्पादन में भी अब सहारनपुर किसी से कम नहीं है। सहारनपुर जनपद के किसान लगातार मशरूम की खेती करना पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि शहद के साथ साथ सहारनपुर अब मशरूम का भी हब बनता जा रहा है। कम लागत में शुरू होने वाली मशरूम की खेती किस तरह से आज सहारनपुर के किसानों के लिए स्वरोजगार का अच्छा साधन बन रही है, देखिए डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। पट्टी और वुड कार्विंग के लिए देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है, लेकिन यही जिला आज मशरूम की खेती को लेकर एक नई पहचान बनाने लगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना और आम के बेल्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला आम और गन्ने के साथ साथ मशरूम का भी हब बनता जा रहा है। अरविंद धीमान सहित जनपद के अन्य किसानों ने भी यही राह पकड़ी तो सहारनपुर पूरे प्रदेश में सर्वाधिक मशरूम उत्पादन करने वाला जिला बन गया। आज जिले में मशरूम उत्पादन की कई इकाइयां हैं जिनमें हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र की प्रेरणा से अरविंद धीमान ने कंपोस्ट से मशरूम की खेती शुरू की, प्रशिक्षण भी लिया। अब वह हजारों बैग में मशरूम लगाते हैं। मशरूम का ओस्टर ढींगरी के नाम से जो मशरूम होता है उसका उत्पादन किया है। यहाँ 1000 बैग के करीब लगाए हैं। लोगों की डिमांड भी आ रही है, थोड़ा सा रुझान भी इस तरफ हो रहा है और बिक्री में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर आई.के. कुशवाहा के मुताबिक सहारनपुर के किसान परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज जनपद में मशरूम की खेती बड़े स्तर पर किसानों द्वारा की जा रही है। जिले में मशरूम का उत्पादन छोटी जगहों के साथ साथ घरों की छतों पर भी किया जा रहा है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष ऑस्टर मशरूम, जिसको ढींगरी मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, उसकी लगभग 15 यूनिट अभी तक जनपद में लगाई जा चुकी है। ग्रामीण जो नवयुवक हैं उनका रुझान कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मशरूम की तरफ दिया जा रहा है कि जिससे अपना रोजगार करके कुछ आय अर्जित करें। हमारे जनपद में 7 कंट्रोल यूनिट भी तैयार हो गई हैं जिनमें वो 12 महीने सफेद बटन मशरूम का उत्पादन करते हैं। इस तरीके से हमारे जनपद में उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे चल रहा है। अच्छे उत्पादन और बढ़िया दाम होने के चलते जिले के किसानों का रुझान मशरूम की खेती की ओर लगातार बढ़ रहा है। आज मशरूम की खेती से जिले की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। किसानों की मेहनत के चलते सहारनपुर जनपद साल भर में 400 टन तक मशरूम का उत्पादन कर चुका है। यह उत्तर प्रदेश के किसी जिले में सर्वाधिक उत्पादन का रिकॉर्ड है। ओस्टर डिमरी नाम के जो मशरूम है वो यूनिक मशरूम यहाँ पर के जो किसान कर रहे हैं उससे न सिर्फ किसानों को अच्छी खासी आमदनी हो रही है। सहारनपुर के किसानों ने मशरूम उत्पादन में रिकॉर्ड कायम कर अन्य किसानों को भी राह दिखाई है। अब जिले के कई गांव मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से मशरूम उत्पादन करने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मशरूम की खेती कर रहे हैं जिसे लोग पसंद कर रहे हैं और मशरूम की खेती में सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, सहारनपुर। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान असिंचित क्षेत्रों में गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहां के किसान अभी के समय मटर की बुवाई भी कर लें। मटर की बुवाई से पहले मिट्टी की नमी का खास ख्याल रखें ताकि बीज का अंकुरण सही तरह हो। उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने की बुवाई भी कर लें। यहाँ के किसान सरसों की नई किस्मों का चयन कर बुवाई करें। उत्तर प्रदेश में अभी मेथी और लहसुन की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान उपयुक्त नमी की स्थिति में चना और मसूर जैसी रब्बी फसलों की बुवाई शुरू कर सकते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के किसान बेबी कॉर्न की बुवाई भी कर सकते हैं।
बात करें बिहार की तो यहाँ के किसान गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। बुवाई से पहले गेहूं के बीजों की अंकुरण क्षमता की जांच कर लें। बिहार के किसान मसूर की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। खेत तैयार करने के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और दूसरी जुताई कल्टीवेटर से करके खेत को समतल कर लें। बिहार में अभी के समय आलू की बुवाई शुरू की जा सकती है। अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए आलू की अगेती किस्मों जैसे कुफरी अशोक, कुफरी पुखराज और कुफरी अरुण का चुनाव करें। आलू की बुवाई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। बिहार के किसान इस समय बैंगन और मिर्च की फसल की लगातार निगरानी करते रहें। इन फसलों की नई पत्तियों में फफूंद जनित रोगों और कीटों का खतरा देखा जा सकता है। किसी भी प्रकार के कीट लगने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर कीटनाशकों का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वड़ताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर पीएम ने 200 रुपए के चांदी का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। देश को आज नया प्रधान न्यायाधीश मिल गया। जस्टिस संजीव खन्ना को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 51वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। जस्टिस खन्ना अब 13 मई 2025 को इस पद से सेवानिवृत्त होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस में $66 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार होता है। भारत रूस व्यापार मंच में विदेश मंत्री ने मल्टीपल पैकेज के तहत 10 क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर फोकस करने की बात कही। विदेश मंत्री ने मेक इन इंडिया के तहत रूस के भारत में निवेश की भी सराहना की। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में गैर आर्थिक क्षेत्रों का भी काफी महत्व है।
वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी अपने 5 राज्यों के दौरे पर ओडिशा के भुवनेश्वर में है। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में समिति ओडिशा सरकार, ओडिशा वक्फ बोर्ड, ओडिशा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेप मर्डर केस की आज से विशेष न्यायालय में सुनवाई शुरू होगी। फास्ट ट्रैक में होने वाली ये सुनवाई दैनिक आधार पर होगी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति का नवा संस्करण इंडोनेशिया के सीजनतुंग में मोकोपासस में शुरू हो गया है। भारतीय नौसेना की नौका तारिणी नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय समुद्र में 39 दिनों की चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद अपने पहले पोर्ट ऑफ कॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया के फ्रीमैंटल बंदरगाह पर पहुंच गई है। सरकार की ओर से हेल्थ केयर में निवेश बढ़ाने और बेहतर बुनियादी ढांचे के कारण स्वास्थ्य देखभाल पर आम लोगों की जेब से होने वाले खर्च में कमी आई है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।